अस्सलाम वालेकुम। पिछली कुछ वीडियोस से हमने लीनियर रिग्रेशन को देखा। हमने ये देखा कि लीनियर रिग्रेशन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने ये देखा कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उससे हमारे जो परफॉर्मेंस है, हमारी किसी भी प्रॉब्लम पे हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर हो जाती है। एक प्रॉब्लम जो बाकी मॉडल्स की तरह लीनियर रिग्रेशन भी फेस करती है, दैट इज़ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग कह लें इसको या वेरिएंस कह लें। तो जैसे जैसे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ओवरफिटिंग के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से लीनियर रिग्रेशन के अंदर ओवरफिटिंग से बच सकते हैं। ओवरफिटिंग को समझने से के लिए सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखें। लेट्स से हमारे पास हाउसेस का डाटा है। हाउसेस के साइज़ हैं हमारे पास और उनकी करस्पॉन्डिंग प्राइस है हमारे पास। अब जो हाउसेस का डाटा और प्राइसेस हैं, उनका रिलेशनशिप जो है वो एक इंक्रीजिंग तो होता है, यानी कि जैसे जैसे साइज़ जो हैं वो घर के बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका रिलेशनशिप आपस में लीनियर हो। लीनियर से मुराद है कि एक स्ट्रेट लाइन उस रिलेशनशिप को शायद बेहतर मॉडल ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा नज़र आ रहा है आपको, अगर हम उसको एक स्ट्रेट लाइन से जो है वो फिट करना चाहें, एक स्ट्रेट लाइन उस पर फिट करना चाहें, यानी कि ये वाली इक्वेशन या ये वाला हाइपोथेसिस जो है उसकी बेस पे हम एक लाइन बनाएंगे, तो वो एक इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी डाटा की। फिर हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, कि हम ये करते हैं कि पॉलिनॉमियल रिग्रेशन यूज़ करते हैं। हम अपने फीचर्स जो हैं उससे नए फीचर्स बनाते हैं। हम या तो फीचर्स के स्क्वायर ले लेते हैं या हम उनकी इंट्रैक्शंस की बेस पे नए फीचर्स बनाते हैं, यानी कि फ़ीचर ए को फ़ीचर बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने भी फीचर्स हैं, अगर हम डिग्री 2 रखते हैं तो एक एक फ़ीचर को मल्टीप्लाई, दो फीचर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे या उनका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हमने ये देखा कि हम लेट से अपने अपना जो फ़ीचर है उसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो हम इस तरह का एक जो है वो हाइपोथेसिस जो है वो ज़्यूम कर सके जो है मॉडल को ट्रेन करवा सकते हैं। अब जब ये पॉलिनॉमियल फ़ीचर आ जाते हैं हमारे पास, तो हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, ठीक है। उसमें एक काइंड ऑफ कर्व जो है वो आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम अपने जो फीचर्स हैं उनको और बढ़ा देते हैं, उनकी डिग्री जो है पॉलिनॉमियल की डिग्री और बढ़ा देते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्यूब भी ले लिया और उसको रेज़ टू पावर 4 भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका मॉडल जो है वो मज़ीद फ्लेक्सिबल हो जाता है। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है वहीं पे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है और वहाँ पे ओवरफिटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि ये मॉडल कुछ इस तरह से हो, ठीक है। मैं इसकी डायरेक्ट जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होगी कि ये ट्रेनिंग डाटा को बड़े अच्छा फिट कर लेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये टेस्ट डाटा पे भी या अनसीन डाटा पे भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो। तो ये जो एग्जांपल है इसके अंदर, इसे हम कहते हैं कि जी ये इसमें बायस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसमें हम कहते हैं कि बायस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, या इसको हम कहते हैं कि ये अंडर फिटिंग है। इसी तरह से ये जो दूसरा एक्सट्रीम है, इसको कहते हैं कि इसमें जो है वो वेरिएंस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और या हम ये कह सकते हैं कि इसमें ओवर फिटिंग है, ठीक है। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना होता है, ना ये हमारे लिए अच्छा है और ना ये हमारे लिए ऑप्शन अच्छा है। हमारे लिए ये कोई दरमियान वाला जो ऑप्शन है ये अच्छा है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा? मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि हम डाटा को विजुलाइज़ नहीं कर सकते। ये एक फ़ीचर के साथ आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इसको समझ सकें कि एक्चुअली क्या सिनेरियो बनता है जब हम लाइन को फिट करते हैं विद लोअर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड विद हायर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, किस तरह से हम अपने मॉडल को जो है वो उसकी लर्निंग करवाएं या उसके फीचर्स कम करें, किस तरह से हम इसको एवेलुएट करें कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाए और वो जो मिडल वाला ऑप्शन है वो उसको वो खुद से सिलेक्ट कर ले, ठीक है। हम कुछ इस तरह का सोल्यूशन जो है वो लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं। आइडिया इसमें यही है कि हमारे पास जैसे जैसे फीचर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये स्क्वायर क्यूब वगैरह लेने से
वैसे वैसे मॉडल की कम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी और वो जनरलाइज नहीं करेगा, न्यू एग्जांपल्स पे बेहतर जनरलाइजेशन नहीं कर सकेगा। तो हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम अपने नंबर ऑफ़ फीचर्स जो हैं उनको रिड्यूस कर दें, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक एक्सपर्ट हो जो बताए कि जी ये वाले फ़ीचर्स हैं जिनका हाउस की प्राइस पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, तो इन फ़ीचर्स को हम यूज़ कर लें, बाकी फ़ीचर्स को हम इग्नोर कर दें, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि हम रेगुलराइजेशन जो है वो यूज़ करें। रेगुलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम अपने कुछ फीचर्स को कम वेट दे दें, कुछ फीचर्स को ज़्यादा वेट दे दें, ठीक है। यानी हमारा मॉडल जो है, क्योंकि थीटा जो है एक्चुअली यूँ समझ लें कि वो एक तरह से उसको वेट दे रहा है, तो वो जो वेट देना है वो किसी को कम और किसी को ज़्यादा वेट देना जो है वो जिस फीचर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा लगे मॉडल को उसको ज़्यादा वेट दे दे, जिसकी फीचर की इंपॉर्टेंस कम लगे उसको कम वेट दे दे। इस तरह से ना हो कि पैरामीटर्स जो हैं, जो थीटा 0 से लेके थीटा n तक जितने भी फीचर्स के साथ पैरामीटर्स आ रहे हैं, उनको इतनी इतनी ज़्यादा वैल्यू दी हो मॉडल ने कि वो सारे फीचर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हों मॉडल की परफॉर्मेंस को, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम इनका मैग्नीट्यूड जो है वो कम कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स जो है वो हम कम कर देते हैं। और ये अच्छा काम करता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा फीचर्स हों और हमें समझ ना आ रहा हो कि किस फीचर को रखना चाहिए और किसको नहीं रखना चाहिए, तो हम रेगुलराइजेशन को यूज़ कर लेते हैं। उससे वो मॉडल खुद ही जो है वो फीचर्स को कम ज़्यादा वेट जो है वो दे देता है। तो आपको याद होगा हमने कुछ वीडियोस प्रीवियसली ये देखा कि पोलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर जब हमने पोलिनोमियल फीचर्स क्रिएट किए तो हमारे पास 45 फीचर्स आ गए थे। अब इन 45 फीचर्स में हो सकता है कि कुछ फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों, कुछ फीचर्स जो हैं वो कम इंपॉर्टेंट हो। फॉर एग्जांपल इस तरह से ये जो एवरेज रूम्स हैं और लैटिट्यूड है, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। हाउस एज और लैटिट्यूड का शायद कोई रिलेशन ना बन रहा हो, ठीक है। इनका रिलेशन ना बन रहा हो प्राइस के साथ, राइट। यानी कि प्राइस हमारा क्योंकि लेबल है और ये हमारे फीचर्स हैं, तो इस तरह के फीचर्स को अगर हम इनके साथ लेट्स से अगर इसके साथ थीटा की वैल्यू आ रही है, थीटा 15 है लेट्स से, इसके साथ जो पैरामीटर एसोसिएटेड है, तो उसकी वैल्यू का हम इतना श्रिंक कर दें कि उसका इस फीचर का इन्फ्लुएंस ही ना रहे फाइनल क्लासिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली आइडिया है रेगुलराइजेशन का, ठीक है। तो आइडिया यही है कि हम अगर हम एक्स स्क्वायर तक रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारा मॉडल जो है वो एक अच्छा मॉडल बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये दो नए वाले जो हैं वो फीचर्स ऐड करते हैं क्यूब लेके और रेज़ टू पावर 4 करके, तो मॉडल की परफॉर्मेंस अनसीन एग्जांपल्स पे जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो हम इनको किसी तरह से पेनलाइज अगर कर सकें, इनको पेनल्टी हम डाल सकें, थीटा 3 और थीटा 4 को अगर हम पेनलाइज कर सकें और इनका इफ़ेक्ट कम से कम कर सकें, तो फिर पीछे हमारे पास यही वाले पैरामीटर जो हैं वो रह जाते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया है रेगुलराइजेशन का। तो रेगुलराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास लेट्स से जितने भी फीचर्स हैं और उनके जितने भी पैरामीटर्स हैं, हमारे पास जो पहले कॉस्ट फंक्शन है, हमने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा कि हम अपने हाइपोथेसिस में से माइनस कर लेते हैं एक्चुअल उसके लॉस को या कॉस्ट को कंप्यूट करने के लिए। उसके अंदर हम जो है वो ऐड कर देते हैं लैम्डा थीटा स्क्वायर और उसका जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे, उनका स्क्वायर लेके उनका सम ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा जो हमारा कॉस्ट फंक्शन बन जाता है आफ्टर एडिंग दिस वैल्यू, वो रेगुलराइजेशन ऑटोमेटिकली जो है उसको इनकॉर्पोरेट करता है। क्योंकि जब हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना चाहता है, और कॉस्ट को मिनिमाइज़ तभी होगी जब हम थीटा स्क्वायर की बहुत शॉर्ट वैल्यूज़ जो हैं, छोटी वैल्यूज़ जो हैं, वो अगर ये मॉडल ग्रेडियंट डिसेंट सेलेक्ट करेगा, यानी उस डायरेक्शन में वो मूव करे कि कॉस्ट भी कम हो और थीटा स्क्वायर जो है उसका भी इम्पैक्ट कम पड़े। यानी कि कॉस्ट तभी कम होगी क्योंकि कॉस्ट ऐड ऑन हो रही है, थीटा स्क्वायर उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है।
और ये लैम्डा जो है बेसिकली लैम्डा कंट्रोल करता है कि कितना रेगुलराइजेशन हमने करनी है। तो जितनी इसकी वैल्यू बड़ी होगी, लेट्स से अगर हम इसकी वैल्यू 100 रख देते हैं, हम खुद इसकी वैल्यू जो है वो सेट करते हैं, तो ये एक हाइपर पैरामीटर है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 100 रख लेते हैं तो ज़्यादा रेगुलराइजेशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो जितनी बड़ी इसकी वैल्यू बनती जाएगी, यूँ समझ लें कि अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो 100,000 रख देते हैं तो ये काइंड ऑफ लीनियर मॉडल की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जितनी इसकी वैल्यू छोटी होगी उतना ही उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम होगा, यानी कि इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होगा। तो ये बेसिकली आइडिया है। हम जस्ट इसमें एक ये थीटा स्क्वायर जो है वो ऐड कर देते हैं। थीटा स्क्वायर हम ले लेते हैं अक्रॉस ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, उनको हम सम कर लेते हैं और उसको हम रेगुलराइजेशन पैरामीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा कॉस्ट फंक्शन बन जाता है जो कि हम फिर यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के साथ, और ये देन हमारी जो है वो ओवरफिटिंग के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें दो तरह की रेगुलराइजेशन यूज़ होती है। वैसे आपको यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि ये जो लैम्डा का पैरामीटर है इसको दो तरह से एसके लर्न के अंदर यूज़ किया जाता है। एक जो है उसको हम L2 रेगुलराइजेशन कहते हैं या रिज रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो हम अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे जो लैम्डा है, जो मैं आपको ये जनरल इक्वेशन बता रहा हूँ, इस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसको हम अल्फ़ा कहते हैं, ठीक है। उसको हम इम्प्लीमेंटेशन या अपनी लैब की वीडियो के अंदर भी देखेंगे। तो L2 रेगुलराइजेशन के अंदर क्या होता है कि हम जो स्क्वायर है वो ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये L2 रेगुलराइजेशन है या रिज रिग्रेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरी टाइप की जो रेगुलराइजेशन है उसको L1 रेगुलराइजेशन कहते हैं या लेसो रिग्रेशन भी कहते हैं। लेसो रिग्रेशन के अंदर हम स्क्वायर की बजाय क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, बाकी सारे का सारा कॉस्ट फंक्शन वैसा ही है, लेकिन हमने सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये आया है कि स्क्वायर की बजाय हमने एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो ले ली है थीटा की। तो ये बेसिकली कुछ आइडिया है रेगुलराइजेशन के हवाले से कि किस तरह से लीनियर रिग्रेशन जो है उसको आप रेगुलराइज करते हैं, और उसके लिए आप रिज रिग्रेशन, जिसे L2 रेगुलराइजेशन भी कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं, या लेसो रिग्रेशन जो है वो यूज़ करते हैं। रिज रिग्रेशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है।